नमस्कार दोस्तों, आदाब सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं कुछ ज़रूरी बात कहने के लिए आपसे मुखातिब हुआ हूँ। आपसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा वीडियो हमारे और आप जैसे तमाम जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुसलमानों के लिए, देश के हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ। और इसलिए बना रहा हूँ, एक वीडियो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपने नफ्स को टटोलिए, अपने जहन से सोचिए, थोड़ी सी मेरी बात को ज़रूर तवक्को कीजिएगा। अभी के टाइम में हिंदुस्तान के मुसलमान राजनीतिक तौर पे अपने आप को कहाँ पाते हैं, उनका क्या वैल्यू रह गया है अभी के फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में? आप खुद बताइए, क्या आपकी कोई क्रेडिबिलिटी रही है? मुस्लिम पॉलिटिक्स की कोई क्रेडिबिलिटी रही है? आपकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ आपकी वोट है, इसके अलावा आपका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है इंडियन पॉलिटिक्स पे। आपका कोई वैल्यू नहीं रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे लोग अच्छी तरह से ये जानते होंगे कि उनका ऐसा क्यों हुआ है। उनको राजनीतिक तौर पे, उनको आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। अब बखूबी ये बात को जानते होंगे, सारे मुस्लिम भाई हमारे इस चीज़ से अवगत है। इस चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो आने वाले चुनाव हैं, लोकसभा के 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें मुसलमानों के पास क्या ऑप्शन है? आपको क्या लगता है? हर एक जात विशेष, मैं कोई यहाँ पे जातिवाद वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रिलीजन बात कर रहा हूँ। इस पे आप कह सकते हो हर एक जात बिरादरी के अपने अपने नुमाइंदे हैं। मुस्लिमों का नुमाइंदा या मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन कहीं मिल रही है? आप सो कॉल्ड लिबरल पार्टियों को देख लीजिए। ऑपोजिशन एक बड़ी पार्टी कांग्रेस है। बीजेपी ने जिस तरह से राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम का एक नफ़रत का जो एक सैलाब ला दिया है अपने देश में, जो सामाजिक तौर से जो बंटवारा कर चुका गया है, धर्म के नाम पे बांट दिया गया है लोगों को, ऐसा हाल कर दिया गया कि आपके सो कॉल्ड जो सेकुलर और लिबरल पार्टियां हैं, उनकी औकात नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है, उनकी कोई पावर नहीं है कि वो खुले मंच पर जाकर मुसलमानों का नाम लेकर उनके साथ खड़े हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुसलमानों के लिए खड़े होकर उनसे बयान करें। जब वो देश से बीजेपी को हटाने की बात करते हैं और सब कुछ जोड़ने की बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम इन पे अत्याचार हो रहा है, वो दलितों का नाम बहुत लेते हैं। आप खुद जानते हैं, मेरी हर एक बात को आप वैल्यू करेंगे और आप समझेंगे कि क्या हो रहा है देश में। आप ये बताइए, कांग्रेस के राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, यहाँ अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं, तेजस्वी यादव अपने बिहार के खड़े हो जाते हैं, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दलित, ओबीसी, अति पिछड़े, हमारे ये जात वो जात, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं लेते हैं। अल्पसंख्यक कहते हैं। वो मुसलमान का नाम ले लेते हैं जो मुसलमान 90 से 95% आपको वोट देते हैं। लिबरल पार्टी उसको वोट देते हैं, सेकुलर पार्टी उसको वोट देते हैं। उनका नाम तक ये मंच से लेने से इनकार कर देते हैं। आप ये बात जान रहे हो, आप समझ रहे हो। अच्छा, कुछ लोग और होंगे जो मुझसे कहेंगे कि भाई तो क्या करें, कोई और हमारी कोई पार्टी नहीं है। आप अपने समाज से, आपका कोई नेता नहीं है, एक बंदा जो है वो काम कर रहा। मैं स्टार्टिंग में ओवैसी को मैं भी क्रिटिसाइज़ करता था, मैं भी आप ही की तरह समझता था। सो कॉल्ड आज भी 80% मुस्लिम ऐसे हैं जो वही सोच रहे हैं जो मैं पहले सोचा करता था MIM के बारे में। लेकिन जिस तरह से अभी मुस्लिम पॉलिटिक्स को, मुस्लिमों की वैल्यू को, मुस्लिमों का जो एक इत्तेहाद होना चाहिए, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। उसको सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट लेके आपकी कोई वैल्यू नहीं, चलिए वोट दे दिए आप साइड हो जाइए।
आपको कोई वैल्यू नहीं है। स्टेज पर मुसलमानों को नहीं बुलाया जाता है। एक दाढ़ी वाले टोपी वाले अगर कोई सेकुलर पार्टी के साथ खड़े हो जाएं तो उनको साइड के कोना कर दिया जाता, पीछे कर दिया जाता। ये है आपकी वैल्यू, ये हम मुसलमानों की वैल्यू। आप बताइए इस पर आपको क्या कहना है। अभी आप बिहार की रिसेंट एग्जांपल आप देख लीजिए, आप खुद महसूस कीजिएगा। गोपालगंज में क्या हुआ? गोपालगंज से बिल्कुल सटा हुआ है सिवान, और सिवान का नाम आता है तो माइनॉरिटीज़ पे जितने देश के मुसलमान, बिहार के छोड़े पूरे देश के मुसलमान को पता है कि शहाबुद्दीन एक बड़े लीडर थे। किस पार्टी के? आरजेडी के, लालू यादव की पार्टी के। उनके ही बेटे ने उनके परिवार के साथ क्या किया जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनसे वैल्यू किनारा कर दिया। ये सबको पता है, ये सारे मीडिया में, सोशल मीडिया पे चला, बहुत सारी इस पर भी बात हुई। मैं बहुत दिनों से ये सब में भी स्टडी में देख रहा था इन क्या हो रही है। सोशल मीडिया से लेके नेशनल मीडिया में कहा गया कि इसका कारण शहाबुद्दीन के परिवार वालों का था, जिसके कारण वो क्या नाम है, कौन सी सीट थी, गोपालगंज की चुनाव हार गया। हो सकता है, हो सकता है, बहुत मुमकिन है ये बात हुआ होगा, क्योंकि शीना साहब, शहाबुद्दीन की जो एहलिया है, उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया था। उनके फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं था। क्यों? आप ये भूल रहे हो कि गोपालगंज का जो चुनाव हुआ उसमें जितने भी मुस्लिम हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम वो सिवान में रहते हैं। गोपालगंज के गांव-गांव से निकल के सिवान टाउन में वो लोग रहते हैं। उनका एक असर, एक गलत इम्पैक्ट पड़ गया कि जब हमारे नेता को ही अपने साथ नहीं रखना चाहते तो हम उनको कब तक ढूंढेंगे। हमारा नाम तो लेते नहीं है। एटलीस्ट हमारे जो बड़े नेता थे बिहार के अल्पसंख्यक के शहाबुद्दीन, उनके परिवार को कोई तरह से आप लोगों ने अपने साथ नहीं रखा, उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखा। इसका ये मतलब है कि आप उनको अपने पास रखना ही नहीं चाहते, उनको आप किनारा कर देना चाहते हो। तो मुसलमान भी अपना वोट को किनारा कर दिया आरजेडी से, तो इतनी बेचैनी क्यों? पर पॉलिटिकली समझ यूपी के मुसलमानों से मेरा ख्याल है कि बिहार के मुसलमान उससे ज़्यादा मेच्योर मुझे लगते हैं। एटलीस्ट उन्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा वोट का कीमत क्या है। इसी का कारण है कि एमआईएम को 5 सीटें, आई थिंक 4 या 5 सीटें सीमांचल में मिली थी। वो अलग बात है कि बाद में वो आरजेडी ने पैसे के ज़ोर से और उनको ईमान उनकी ख़रीद कर, उनकी ईमान बिक गए, वो आरजेडी में चले गए। पर उसका बदला एमआईएम ने बहुत शांति से तरीके से आपको गोपालगंज हरवा कर दे दिया। ये सभी को पता है, यही कारण था। 24 के चुनाव, मेरा मेन ये कहना था कि 24 के चुनाव में क्या होगा। ये तय है कि बीजेपी फिर से आने वाली है, गाजे बाजे के साथ आएगी, वो फिर से आएगी। 350 सीट, 300 से 350 सीट बीजेपी आराम से लाने वाली है। चाहे मुसलमान किसी लिबरल सेकुलर पार्टी को वोट दे दे, बीजेपी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो आराम से सत्ता में आने वाली है। जिसको बुलाया था ना, एकदम क्लीन स्वीप कर जाएगी। क्लीन स्वीप ही कहा जाएगा। अगर वो 300 सीट से ज़्यादा लाती है तो कोई पार्टी उसके सामने है नहीं, किसी के औकात नहीं है उसके सामने लड़ने की। वो क्लीन स्वीप कर जाएगी बीजेपी। और मुसलमानों को उसमें क्या मिलेगा? मुसलमान वही करेंगे, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, आरजेडी को वोट करके अपना वोट बर्बाद करेगी। उनकी वैल्यू तो वैसे भी नहीं रहेगी। बस मुसलमानों को ये कहा जाएगा कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम बीजेपी को हरा देंगे, हमको वोट कीजिए। और वो कोई वोट कुछ हारने वाला नहीं है। वो लोग बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी और सिर्फ बेवकूफ़ी है। मुसलमान फिर ठगाएंगे। अभी 24 का चुनाव आएगा, उधर यूपी में सपा वाला बोलेंगे बस हम आ रहे हैं, हम बीजेपी को हरा देंगे, हमको वोट दीजिए। किसी को ये बात का गलतफहमी नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये कितने भी लोग मिल जाए, मुसलमान का वोट उन सभी पार्टियों को मिल जाए, बट जाए अपने अपने स्टेट में, बीजेपी को ये लोग नहीं हरा सकते हैं। ये बात गांठ बांध के समझ ले, जान ले भारत के मुसलमान, चाहे वो किसी कोने में। ये वीडियो जहाँ तक जाए, खैर मेरी तो ये नई चैनल है, ज़्यादा रीच तो होगी नहीं, पर जहाँ तक जाए एटलीस्ट मेरी बात को आप ज़रूर लोगों तक पहुँचाना। कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी, आराम से जीत जाएगी। और दिन पर दिन जितनी नफ़रत फैल चुकी है, मुसलमानों का और बुरा हाल होगा। एक चीज़ हो सकती है, आप ऐसा नहीं कि मेरी बात को आप लोग मान लो, बस मैं अपनी बात रख रहा हूँ, बाकी आपकी खुद की समझदारी, आप खुद तय कीजिएगा। इंडिया में
लगभग 40 से 50 ऐसे सीट है लोकसभा की पूरे देश भर मिला के, जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी 40 से 50% की आबादी, अच्छी खासी आबादी है। वहाँ पे एमआईएम चुनाव लड़ेगी, ताल ठोक के लड़ेगी, सीना ठोक के लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। मुसलमान अगर एकजुट हो जाते हैं और वो एकजुट होकर एमआईएम पार्टी को जिताते हैं वोट, मैं इसका रीज़न नहीं बताऊंगा, पहले मैं बता दूं कि वोट करें तो लगभग 40 से 50 सीट एमआईएम जीत सकती है। हमारी लीडरशिप बन जाएगी भाई, हमारी लीडरशिप मजबूत हो जाएगी। जैसे बसपा की है, आज दलितों को कोई टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि उनका लीडर है, उनकी लीडर है मायावती, बहन कुमारी मायावती। मेरा उनका सम्मान है, इज्जत है उनका। उन्होंने अपना लीडरशिप बनाया, अपने लोगों को एकजुट करके। उनकी कोई नेत्री है। यादवों में तो दो दो है यूपी बिहार में, अखिलेश यादव यूपी के और वो तेजस्वी यादव। उन पे भी कोई ये नहीं कर सकता है। उनकी मजबूत है, उनकी लीडरशिप है, हर जगह उनको सम्मान दिया जाता है, वैल्यू है, उनकी इज्जत है। हमारे क्या है? और आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है, इल्म में, नॉलेज में, डिबेट की क्षमता में, काबिलियत में, हर तरह से इन तमाम पार्टी के नेताओं जिनका मैंने नाम लिया, चाहे वो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कोई भी पार्टी हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने नॉलेजेबल असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, हमें तो उनको अपनी पलकों पे बिठाना चाहिए। हमें तो उनको अपना लीडर बहुत पहले ही मान लेना चाहिए। क्या मिला? हम लोगों ने उनको गाली दिया, उनको कहा कि वो वोट कटवाए। ये पिछले 5-6 सालों से ये सुनते आ रहा हूँ। वो कहते हैं कि वोट कटवाए, वोट कटवाए। अरे क्या वोट कटवाया यार? आप बिहार से शुरू करो बात। बिहार की चुनाव जब हुई 2015 में, तो उन्होंने को ऐसा एहसास हो गया था कि अगर मैं यहाँ पे चुनाव लड़ूंगा तो यहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। उन्होंने एंड आते आते अपने चुनाव के सारे कैंडिडेट्स विड्रॉ कर लिए, जिसका पूरा फ़ायदा ये हो गया कि नीतीश और लालू जब मिल के चुनाव लड़ रहे थे उनको अच्छी तरह से फ़ायदा हो गया और सेक्युलर वोट्स बटा नहीं, और वो वोट जीत गया, मतलब वो चुनाव जीत गया बिहार का। 2015 की बात कर रहा हूँ। 2020 में ओवैसी साहब ने बिहार में तेजस्वी यादव को कहा था और भी उनके साथ सेकुलर पार्टीज कांग्रेस को कहा था कि हम लोग मिल के चुनाव लड़ते, क्यों उनको अपनी लीडरशिप खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, हर पार्टी करती है, मुसलमान क्यों ना करे, पर उन्होंने मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो 20 सीट पर चुनाव लड़े सीमांचल पर, जहाँ पे उनकी आबादी अच्छी थी, जहाँ पे वो मजबूत, जहाँ पे वो चुनाव जीत सकते थे। उन्होंने लड़ा, 5 सीट जीत गए, वहाँ की जनता ने उनको मौका दिया। तो ये नहीं कह सकते कि वो बी टीम है। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, उनको बाकायदा रिक्वेस्ट किया कि आइए हम लोग मिल के लड़ते हैं। ओवैसी साहब ने बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और भी 1-2 पार्टी से मिल के कहा कि चुनाव लड़ते हैं, पर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। ओवैसी जी का कोई साथ नहीं दिया, सब उनको अलग कर दिया, तो वो मजबूरन अपने चुनाव लड़े। उसके बाद जब वो 5 सीट जीतते हैं तो स्पीकर की जब चुनाव होती है, लोकसभा अध्यक्ष चुनने की चुनाव होती है, तो वो 5 विधायक आरजेडी को सपोर्ट किए हैं। बताइए, थोड़ा सोचिए समझिए इस चीज़ को। यूपी के मुसलमान इस चीज़ को नहीं समझे, बुरी तरह से 2022 के चुनाव हरा दिए। ओवैसी साहब को वोट नहीं पड़ा, खैर अलग बात है, पर ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई। लेकिन आप सोचिएगा ज़रूर, जो ये बात कहते हैं कि ओवैसी बी टीम है, ओवैसी कोई बी टीम नहीं है। और आपको क्या, अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवैसी बी टीम है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो भी कमेंट रहेगा, जिस तरह का जो मेजॉरिटी कमेंट्स रहेंगी कि ओवैसी बी टीम है, इसका क्या प्रूफ है, फैक्चुअल प्रूफ है, उस पर मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अपने लीडरशिप को मजबूत करिए भाई, वरना सही कहा है ओवैसी ने, हमें सिर्फ दर्री बिछाते रह जाएंगे रीजनल ये सेकुलर पार्टी की, जिनका हमारे वोट सिर्फ एक वोट का कीमत कुछ नहीं है। वो आपको सिर्फ वोट लेंगे कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी एक्चुअली कुछ नहीं है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके सभी जाति धर्म का अपना लीडर है, अपना मजबूती है। मुसलमानों का कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ दर्री बिछा रहे हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, यही हकीकत है। उत्तर प्रदेश में 95% वोट सपा को पड़ा था। कितने सीट आए? 125 सीट से ज़्यादा नहीं आए।
120-30 के बीच में है। अब बताइए अगर वो 95% मुस्लिम का वोट नहीं पड़ता तो क्या वो 100 सीट भी जीत पाते? बिल्कुल नहीं जीत पाते। तो रीज़न क्या हुआ? और एक और कारण में जाते जाते मैं आपको एक सटीक बात बता देता हूँ। अखिलेश यादव बुरी तरह से हार गया। मैं उसको बुरी तरह से ही कहूँगा। अगला पार्टी जब 270-80 सीट लेता है और आप उसका आधा भी नहीं ले पाते हो तो आप बुरी तरह से हार रहे हो। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अखिलेश यादव को उनकी जात वालों ने ही उनके वोट नहीं दिया, उनके यादव कम्युनिटी वाले ने ही उनको वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे उनका गढ़ था, उत्तर प्रदेश में जहाँ यादवों का गढ़ था, वहाँ बीजेपी जीत गई। अब बताइए, और जहाँ मुस्लिमों का एरिया में मजबूत था वहाँ सपा वहाँ पे क्लीन स्वीप की है। तो इसका क्या दिखाता है कि उनकी जात वाले लोग उनको वोट नहीं देते, वो खुद बीजेपी में चले गए। इस हद तक की नफरत बैठ गई है। हिंदू मुस्लिम की तरह राजनीति हो रही है, हालांकि ये नहीं होनी चाहिए थी, पर ये जब इस तरह की माहौल पूरे देश में हो चुकी है तो हमें सोचना चाहिए हम मुसलमानों को। प्लीज़ मेरी बातों को आप समझिए। इस लिहाज से मैं कह रहा था कि यूपी के मुसलमान से काफ़ी हद तक मैच्योर तो बिहार के मुसलमान हैं। एटलीस्ट वो समझते हैं इस चीज़ों को कि मैं अपनी लीडरशिप मजबूत करनी है। तभी तो वहाँ पे 5 विधायक हैं जो चुनाव जीते थे। वो अलग चीज़ है कि बाद में वो आरजेडी में चले गए। हालांकि अगले जो चुनाव होगी उसमें उसकी औकात देख ली जाएगी, उसकी औकात नाप ली जाएगी। सीमांचल में देखिएगा वो 5 का 5 सीट बीजेपी MIM जीत जाएगी, उससे ज़्यादा सीट जीतेगी। सीमांचल में इस बार 10 से 12 सीट आराम से जीतने वाली है। आपको MIM मौका देता है, आपको बोलता है हमारे साथ लड़िए या फिर हमको अपने साथ मिला लीजिए, हम लोग चुनाव लड़ते तो आप लेते नहीं हो। मैं सारी सेकुलर पार्टी को कह रहा हूँ। और आज आपकी ये भाई, ये सेकुलर पार्टी की जितनी बड़ी बड़ी पार्टी, इनको तो इनके ज़ात वाले वोट नहीं देते। मैं नंबर 1 से शुरू करता हूँ। सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी कौन है? कांग्रेस। अब मैं बताता हूँ कांग्रेस का क्या हाल है। कांग्रेस सो कोल्ड कही जाती थी ये अगड़ी जातियों का वोट, अगड़ी जातियों का ये पार्टी है, मतलब मजबूत पार्टी है। अगड़ी जातियों उसको फेवर करते हैं और बहुत सालों तक किया भी। कौन सी अगड़ी जाति? ब्राह्मण, ठाकुर, ब्राह्मण थे, ठाकुर, राजपूत, ये सारे जातीय बीजेपी कांग्रेस को वोट करते थे। आज ये सभी चले गए बीजेपी में। कांग्रेस का तो मेन कोर वोटर ही चला गया। उसको कौन ढो रहा है? कांग्रेस। उसको कौन ढो रहा है? कांग्रेस को मुस्लिम। अब आते हैं आप सपा में जाइए। सपा का कोर वोटर कौन था? यादव। यादव भी चला गया बीजेपी में। आप सपा का सिर्फ 50% वोट जाता है यादव का, बाकी 50% यादव चल जाता है बीजेपी में। फिर आते हैं बहन कुमारी मायावती पे। मायावती का दलित वोट भी शिफ्ट कर गया है। किसको चला गया है? वो बीजेपी को चला गया है। कौन दलित सपा को ढो रहा है? मुसलमान। कौन दलित को, बहन कुमारी मायावती को कौन ढो रहा है? मुसलमान का वोट ढो रहा है। इधर राजद में भी भारी मात्रा से यादव, थोड़े सुधरे हैं लेकिन बहुत मात्रा में वो लोग चले गए हैं। एक मुसलमान है जो अपने अपने एरिया में जो बीजेपी से लड़ती है उसको 95% वोट देते हैं। बाकी उस जाति के जो तेजस्वी यादव हो गए, उस यादव ही जाति में अधिकतर यादव भाग जाते हैं बीजेपी को वोट देने के लिए अपने नेता को छोड़ के। अब बताइए ना, इसमें आपका नेता, आपकी बात उठाने वाला कौन है? वैसे तो हर मुद्दे में मुसलमानों के लिए लड़ता है। पार्लियामेंट में एक दीवाना है, एक बेचारा ऐसा शख्स है जो लड़ता है। सोचिए इस चीज़ को। मुद्दे आपके लिए उठा रहा, लड़ आपके लिए रहा है। जहाँ जाता है वहाँ पे मुसलमानों का थोड़ा वैल्यू बनता है, वरना क्या आपकी वैल्यू है भाई? आज वैसे ही जाते हैं कहीं पे तो जाके वो वहाँ के जो पार्टी के जो लोग हैं, मान लीजिए बिहार में जाते हैं और अपना खाली सरगर्मी करते हैं कि वैसे यहाँ से चुनाव लेंगे तो मुसलमानों की बात होने लगती है, कुछ उनके लिए अच्छे काम होने के लिए पहल कर देते। भले वो कितना हो या ना हो अलग बात है, थोड़ा वैल्यू तो बढ़ता है। अगर उस पार्टी को आप लोग वोट दोगे, जिताओगे, तो वो नेशनल लेवल बहुत अच्छा काम करेगी। ये बात को आप लोग समझिए। मेरा बस यही कहना था भाई, सोचिएगा, समझिएगा प्लीज़। बाकी आपकी मर्जी। समझिए, अपना लीडर तय कीजिए। 40 से 50 सीट हम आराम से जीत सकते हैं अगर हम लोग इत्तेहाद मजबूत रहा, अगर हम लोग मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। हमारा लीडर हमें चाहिए। 2024 में आप ये तय मानिए कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। ये फालतू की बातें हैं। इस बीच में आप अपने लीडर को चुन सकते हैं ना भाई। आप 50 सीट अगर MIM को दे दोगे तो वो 50 सीट 50 सांसद बनेंगे। फिर आपकी मजबूती होगी, आपकी वैल्यू होगी। कोई भी बड़ी सेकुलर पार्टी जो बीजेपी के अगेंस्ट है वो MIM को अपने साथ रखना चाहेगी।
एमआईएम अपने शर्तों पे अपनी बातों को मनवाएगा, मुसलमानों के लिए जो बेहतर करेगा उसके साथ जाके होगा, तो इससे आप और हम की ना मजबूती होगी। ये चीज़ को आप सोचिएगा ज़रूर, ये चीज़ को आप सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिए नहीं, बस शेयर बहुत ज़रूर कीजिए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ऐसी वीडियो आँख खोलने वाली मुसलमानों की मैं ज़रूर लाऊँगा।